तो बच्चों ग्रेविटेशन पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें अब हम लोग केप्लर का थर्ड लॉ पढ़ेंगे और न्यूटन ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला था उसको जानेंगे। तो केप्लर का जो थर्ड लॉ है उसको हम लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं या परिक्रमण कालों का नियम कहते हैं। तो लॉ में बाद में जाएंगे क्या कंक्लूजन निकलता है। तो पहले हम देखते हैं कि परिक्रमण काल या इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। उसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये सन है, सन के चारों ओर हमारी अर्थ या कोई भी प्लेनेट मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सन इस फोकस पर हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो इलिप्स होता है जिसको दीर्घवृत्त कहते हैं, इसकी दो अक्ष होती हैं। इसको मेजर अक्ष कहते हैं और इसको माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे इलिप्स को पढ़ना पड़ेगा। तो इलिप्स की जो इक्वेशन होती है कुछ इस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन तब होती है जब आपकी ए बी से बड़ी होती है, यानी कि इसमें जो ये है यहाँ से यहाँ तक ये होती है 2a, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं 2b, ये होती है माइनर एक्सिस। मीन्स ये हिस्सा a और ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा a, आधा ये b और आधा नीचे का भी b हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर होगी, ठीक हो गया। इसके बाद सन यहाँ पर फोकस पर होगा, या तो इस फोकस पर होगा या इस पर होगा। तो जैसे मैंने फिलहाल उसको इस फोकस पर मान लिया है, ठीक है। अब हम इसको आगे समझते हैं, ठीक है ना। तो ये ये प्लस हो जाती है, ये माइनस वाली हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं होता। तो ये बीच में क्या होता है, इसमें प्लस होता है। अब इसको समझते हैं पूरा डिटेल में, इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो मीनिंग क्या है कि ये हमारा इलिप्स हो गया और सन कहीं यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से ये एक फोकस पर सन हो गया और ये हमारी सपोज कीजिए कि ये मेजर एक्सिस होगी, ये 2a होगी, तो ये आधा हिस्सा a हो गया और ये हो गया आपका b। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। इसको समझने की ज़रा कोशिश करना, थोड़ा टिपिकल है। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आपका जो प्लेनेट है वो इस तरह से इस पूरे टाइम पीरियड क्या हुआ कि उसने वो टाइम, जैसे हमारी अर्थ का टाइम पीरियड कहें तो 365 डेज़ होता है। तो 365 डेज में उसने ये पूरा का पूरा इलिप्स क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो हम उसका टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, उसने जब उतने टाइम पे इलिप्स कवर किया तो इसका मतलब है कि उतने टाइम पे उसने इतना एरिया स्वीप कर दिया, ठीक है ना। यानी कि इतना एरिया उसने स्वेप्ट कर दिया। अगर अर्थ की हम बात करें 365 डेज़ की, तो 365 डेज में क्या करा अर्थ ने, यहाँ से शुरू करा रोशन और यहाँ से मोशन करते हुए पूरा हो गया, यानी कि उसने इतना एरिया स्वीप कर दिया। ये तो आ गया एरिया। एरिया को अगर उसकी एरियल वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएंगे हमें, इसके डेज मिल जाएंगे ना। यानी कि उसने कितना एरिया स्वीप करा और क्या उसकी एरियल वेलोसिटी थी। अगर हम उसको उसके स्विफ्ट एरिया को उसकी एरियल वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके 365 दिन मिल जाएंगे, ठीक है। इसी कंडीशन को लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें, हम निकालेंगे इस इलिप्स का एरिया, या इसको हिंदी में कहेंगे दीर्घवृत्त। तो एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दीर्घवृत्त का क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। और एरियल वेलोसिटी का अर्थ होता है क्षेत्रीय वेग या क्षेत्रफली वेग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इलिप्स का एरिया निकालना बच्चों ये आपके सिलेबस में होगा नहीं, अब आप इसको पढ़ेंगे जब आप 12th में जाएंगे। 12th में इंटीग्रेशन का एक चैप्टर होता है। इंटीग्रेशन से आप लोग अलग अलग चीज़ों के एरिया निकालना सीखेंगे, तो इसको आप लोग वहाँ पे सीख लीजिएगा। अगर आपको कोई सीखना चाहेगा तो मैं अलग से वीडियो में इसको निकालना सिखा दूँगा, ठीक है ना। निकालना कोई टिपिकल नहीं होता, आपको इस तरह की इक्वेशन लेनी पड़ती है y/dx या x/dy टाइप में, और इनिशियल और फाइनल लिमिट यहाँ पे आपको सेट करनी पड़ेगी। अगर आप इसे कुछ सीखना चाहेगा तो मैं उसमें अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल जो इसको सॉल्व करके इलिप्स का एरिया जो आता है वो आता है π/ab। तो π/ab इसका एरिया हो गया। और इससे पहले वीडियो में हमने निकाला था कि जो हमारी एरियल वेलोसिटी होती थी जिसको हम dA/dt कहते थे वो आती थी J/2m। तो यहाँ पर जो उसकी एरियल वेलोसिटी होगी dA/dt, इसको रखेंगे और इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो वो हो जाती J/2m। तो 2m चला गया ऊपर।
तो अब अगर इसको हम समझे तो इसका एरिया कितना आ गया, 2πABm/g, ठीक है। अच्छा, अब जो केपलर्स का लॉ था वो लॉ क्या था, वो कहता था, अब उसमें जाने से पहले भी समझेंगे, आप इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि वो लॉ कहीं ना कहीं इसके स्क्वायर से जुड़ा है। पहले हम उसको प्रूफ कर दें तो बाद में लॉ बनाना आप सीख जाएंगे। इसको स्क्वायर कर लें तो यह आता है 4π² हो जाएगा। दोनों ओर का हमने क्या करा, होल स्क्वायर कर दिया, तो यह आ गया j², ठीक है। अब इसमें एक टर्म और आता है कि एक टर्म आता है इसमें, इसको कहते हैं लेटस रेक्टम, कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको नाभि लंब, और अंग्रेजी में कहते हैं लेटस रेक्टम। ये भी अभी आप लोग मैथमेटिक्स में जब पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन तो वहाँ पर आप अलग अलग पढ़ेंगे ये। तो इसका जो लेटस रेक्टम होता है, जैसे हर क्या कहते हैं, पैराबोला का अलग आता है और चीज़ों का भी अलग आता है, हाइपरबोला का अलग आता है। तो इलिप्स के केस में जो लेटस रेक्टम होता है, एल ये लेंथ ऊपर और एल नीचे, ठीक है ना। तो ये जो 2l आता है, ये आता है 2b² या आप कह दें कि l = आता है b²/a²। तो एक कंक्लूजन हम इसमें या सब्स्टिट्यूशन और करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या कर देते हैं, इस b² को क्यों हटा रहे हैं, अब आप इसको भी समझना, क्योंकि a इसकी मेजर एक्सिस है, और जो केपलर्स ने लॉ बनाया था वो मेजर एक्सिस को लेकर ही बनाया था, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, नाभिलंब कहते हैं। और केपलर ने जो लॉ बनाया था वो मेजर एक्सिस यानी कि ए को लेकर बनाया था। अगर आपकी मेजर एक्सिस बी होती तो आप बी को लेकर नियम बनाते। फिलहाल हमारे पास जो इलिप्स हमने माना है उसकी मेजर एक्सिस ए है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें b² को रिप्लेस करना है। तो b² को जब रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 4π² a²m², b² की जगह रख दीजिए a²l/j², ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों और सॉल्व करके क्या आता है कि j² = 4π² m² l/j², ठीक। अब इसमें से क्या कंक्लूजन निकला, देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट हो गया, j कांस्टेंट हो गया, l भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी इलिप्स का जो नाभिलंब या लेटस रेक्टम होता है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या आ गई, एक नियतांक आ गई। तो आप क्या लिख सकते हैं, लेट एज्यूम कर सकते हैं कि लेट एक कांस्टेंट हमने k बराबर मान लिया 4π² m² l/j², ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको क्या बन जाएगा, इससे कंक्लूजन हमारा कि जो t² है वो क्या आता है, देखो वो आ जाता है, इस पूरे की जगह क्या आ गया k, तो k a³ आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, t² = k a³ आ गया। तो k कांस्टेंट है, k को अगर हम हटा दें तो हम क्या कहेंगे, t² = a³। तो केपलर्स का नियम यही आया था कि जो भी प्लेनेट आपका इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है उसका जो टाइम पीरियड होगा, परिक्रमण काल होगा, वो जो दीर्घ अक्ष होगा उस दीर्घ अक्ष की लंबाई के 3 पावर के समानुपाती होगा। यानी कि परिक्रमण काल का जो वर्ग है वो दीर्घ अक्ष की लंबाई के 3rd पावर के समानुपाती होता है। तो बच्चों अब हम इसमें से देखेंगे कि न्यूटन ने इसमें से क्या कंक्लूजन निकाला था। तो न्यूटन ने ये पाया कि बुध, मरकरी और प्लूटो को छोड़कर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जो कक्षाएं हैं वो ऑलमोस्ट लगभग सर्कुलर है। तो न्यूटन ने इस लॉ को अब सर्कुलर क्या कहते हैं, सर्कुलर पाथ लेके बनाया, यानी कि वृत्ताकार पथ। उसने अब दीर्घ वृत्ताकार नहीं लिया, और उसने ये माना कि सूर्य जो है अब, जब उसने केपलर ने तो क्या माना था कि दीर्घ वृत्ताकार माना था, न्यूटन ने उसको क्या मान लिया, वृत्ताकार मान लिया, ठीक। वृत्ताकार मान के उसने क्या मान लिया कि सूर्य क्या होगा, अब फोकस तो आएगा नहीं, वृत्त जब मानोगे तो वृत्त का क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा, तो सूर्य केंद्र पर स्थित है, ठीक है। और फिर उसने ये मान लिया कि जितने भी प्लैनेट है जब वृत्ताकार पाथ होगा, दीर्घ वृत्त में तो क्या हो रहा था कि दूरी बढ़ रही थी तो वेग कम हो रहा था। जब प्लैनेट सूर्य से दूरी जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब सूर्य के नज़दीक आएगा तो वेग उसका बढ़ जाएगा। अब लेकिन जब वृत्त में जाएगा तो वेग क्या रहेगा उसका, वो नियत रहेगा, क्योंकि दूरी तो हमेशा कांस्टेंट है। तो सूर्य क्या करेगा, उस पर अपने केंद्र की ओर एक अभिकेंद्रीय बल लगाएगा, ठीक है ना। ये न्यूटन का कंक्लूजन है, इसमें ध्यान देना है। अब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, देखो या डिस्टेंस होगी, तो माना उसने टी टाइम पे
कितनी लेंथ 2πr कवर करी, तो 2πr और उसका परिक्रमण काल t हो जाए, तो ये हमने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसी चीज़ को हम दोबारा से कर रहे हैं। v इक्वल टू 2πr/t या t इक्वल टू 2πr/v। ठीक है, अब यहाँ से इस v की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, समझने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4π² r²/t²। ठीक है, क्लियर होगी, ये बातें समझ में आएंगी कि न्यूटन ने क्या माना है, वृत्ताकार मान रखा, ध्यान रखना। इसीलिए जो ये था t बराबर 2πr/v लगा, जो हमने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में लगाया था। और वेग नियत हो जाएगा क्योंकि दूरी हर जगह पर अब बराबर है, दूरी कम ज़्यादा हो ही नहीं रही उस प्लेनेट की। ठीक हो गया, तो जो अब केपलर ने क्या माना था, t² = ka³, ये तो माना था कि जो मेजर एक्सिस है उस मेजर एक्सिस की थर्ड पावर के क्यूब के टाइम पीरियड एक समानुपाती होता है। अब जब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस बराबर होगी। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या था, ए अलग था बी अलग था, अब अगर ए और बी को बराबर कर दिया हमने तभी तो वृत्त बना। आपको दीर्घ वृत्त को वृत्त कैसे बनाएंगे, ये है ये बी है, ये एक छोटा है एक बड़ा है, अगर आप ए को बी कर दो या बी को ए कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो जब हम इसकी वृत्त के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर t² = a³ ना करके अब हम क्या कर लेंगे, जो t² = ka³ था, अब वृत्त में तो दोनों बराबर हो गए, तो ये हो जाएगा k वृत्त की रेडियस के बराबर kr³। तो इसकी जगह हम रख देंगे kr³। तो यहाँ से इसकी एक पावर ही कैंसिल होकर 1 हो जाती है, तो 4π² r/kr³ या f = 4π² m/k। देखिए इससे 3 पावर कम हो गए, 2 हो जाएंगी kr²। तो इससे क्या कंक्लूजन आया, अब जरा आप देखो कि f = 4π² m, तो 4π² m/k और ये r² कर लें। तो देखो ये भी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 4π कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। तो f जो है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो f प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, m/r²। यानी कि जब कोई प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उस पर एक बल लगेगा, जो बल सूर्य से उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और किस पर निर्भर कर रहा है, एक ऐसी दिशा, वो बल पहले तो सूर्य के केंद्र की ओर भी कार्य कर रहा है, ठीक, और उस ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती है। ठीक है, यह बल क्या है, एक तो सूर्य के केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, बिल्कुल अभी केंद्रीय बल की तरह, सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल की तरह कार्य कर रहा है। दूसरी चीज़ सूर्य से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और तीसरी चीज़ ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती है। अब इसके बीच में क्या है, क्योंकि ये बल क्या है, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का है नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लेनेट की दूरी और उस पर निर्भर कर रहा है। अगर हम इसको देखें, ये इनके बीच का एक पारस्परिक बल है ना, इस प्लेनेट का और इस सन का पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि तो इट मीन्स कि अगर ये प्लेनेट m मास का जो हमने लिया था और सूर्य के मास को अगर हम कैपिटल M मान लें, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये बल सूर्य के बल के भी समानुपाती होगा। यानी कि सूर्य के द्रव्यमान को अगर हम कैपिटल M मान लें तो ये पारस्परिक बल है, सूर्य के द्रव्यमान कैपिटल M के भी समानुपाती होगा। तो इन सबको मिला के न्यूटन ने क्या नियम बना दिया था, F = g mm/r², यानी कि इस कांस्टेंट की वैल्यू उसने कुछ इस तरह से निकाली थी। तो न्यूटन ने क्या माना था कि जो भी दो ग्रहों के बीच में पारस्परिक बल कार्य कर रहा है वो उन ग्रहों के द्रव्यमान के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये उसने एक जो नया नियतांक दिया इसकी जगह 4π² k की जगह उसने दिया जी। तो बच्चों ये हमारा न्यूटन का कंक्लूजन निकला और ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का एक फॉर्मूला आ गया।